नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे दोस्त सहयोगी, मेरे साथ प्रशांत पांडे मुंबई स्टूडियो से और दिल्ली स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी मेरे साथ हैं। बाजार में आज देख रहे हैं कि कल की जो रिकवरी है आज भी वो जारी है और आज रिकवरी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है दिग्गज शेयरों से। आप देखिए रिलायंस में करीब 2% के आसपास की तेजी है। आईटीसी का शेयर आज भी चल रहा है, लेकिन एलएनटी 3.5% से ज्यादा की मजबूती वहां पर है क्योंकि कंपनी के नतीजे तो ठीक ठाक रही हैं, लेकिन बायबैक जो 3,000 रुपए पर जो संभावित प्राइस है उस पर आने वाला है। प्रीमियम ठीक ठाक है 17% के आसपास का, 10,000 करोड़ की साइज होगी। इसके चलते एलएनटी के शेयर में हम तेजी आज देख रहे हैं और ये 2656 रुपए का भाव आपकी स्क्रीन पर। लेकिन रिलायंस, क्योंकि रिटेल कारोबार पर सबकी नज़र है और रिटेल कारोबार में एक बड़े निवेशक के आने की खबर है। ऐसी खबरें हैं कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सिर्फ 1% स्टेक के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी, यानी कि $100 बिलियन के वैल्यूएशन पर यह निवेश आएगा और करीब करीब 8.5 लाख करोड़ अगर रुपए की बात करें तो ये रिटेल कारोबार का वैल्यूएशन हो जाएगा रिलायंस की रिटेल आर्म का। इसके चलते रिलायंस में हम तेजी देख रहे हैं। आप 2% के आसपास की मजबूती इसमें है, 2539 रुपए का भाव। तो ये कुछ बड़े स्टॉक्स जो आज बाजार को सपोर्ट देने काम कर रहे हैं, लेकिन इस शो के दौरान हम ऐसे तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे अब जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए या फिर जहां पर आपका पैसा बन रहा हो उस पर रणनीति बताएंगे कि अब क्या करना है आपको। लेकिन आपके सवाल भी लेंगे और उसके जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। यूर स्टॉक्स में आप अपने सवाल हमारे फोन नंबर 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर जाकर आसानी से अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं और उसका पता आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब इस शो को आगे बढ़ाएंगे और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के कपिल शाह। गौरांग जी और कपिल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। कपिल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगी। कल हमने सेकेंड हाफ में बाजार में रिकवरी होते हुए देखी। आज जो बड़े दिग्गज हैं बाजार की उस रिकवरी को और सस्टेन करने में मदद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि निफ्टी 125 अंकों की बढ़िया बढ़त, हम कहेंगे 19,800 का आंकड़ा फिर से पार हुआ है। निफ्टी बैंक की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी हाँ तेजी है। 125 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में भी है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर से हम देख रहे हैं कि बुल्स के पक्ष में ही है। आज निफ्टी की चाल आगे आप कैसे देख रहे हैं कपिल? आपको लगता है कि ये जो मोमेंटम बाजार में तेजी का अभी शुरुआती सत्र में है, क्या ये कायम रहेगा और क्या यहां से और तेजी बढ़ेगी? निफ्टी को मौजूदा स्तर से भी क्या लॉन्ग कर सकते हैं क्या? कपिल जी, कपिल आप तक अगर आवाज आ रही है तो बाजार पर अपना व्यू शेयर कीजिए प्लीज। कुछ तो दिक्कत है, लेकिन गौरांग सर आपसे ही बाजार का थोड़ा नब्ज टटोल लेते हैं। ठीक है, गौरांग को थोड़ी देर में जोड़ेंगे, लेकिन अभी कपिल को भी जोड़ेंगे और उनसे बाजार पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से सेटअप कैसा है निफ्टी का, क्योंकि हमने ऊपरी स्तरों से 300 अंकों के आसपास की एक स्टीप फॉल देखा, नीचे आया था इंडेक्स। लेकिन आज कल की रिकवरी और आज उस रिकवरी को और ईंधन देने का काम कर रहे हैं बाजार के जो बड़े दिग्गज हैं, एलएनटी, रिलायंस, टाटा मोटर्स। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर डीवीआर को अब रद्द करने की वो शेयरों की का फैसला बोर्ड ने किया है। डीवीआर में हम 14% के आसपास का उछाल देख रहे हैं और टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी चल रही है। लेकिन अब नतीजों की जरा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं महिंद्रा हॉलीडेज के एमडी एंड सीईओ कविंदर सिंह। कविंदर जी, हमने आपका बहुत शुक्रिया आपका पहले समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हमने ना आपके नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखा है और वो डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 70% के आसपास का। आप ये बताइए कि पहले क्वार्टर में दिक्कतें क्या रही और ये जो गिरावट इतनी भारी आई है इसके पीछे की वजह क्या रही? हाँ, तो अगर आप हमारा परफॉर्मेंस देखें स्टैंड अलोन लेवल पे इंडिया ऑपरेशंस की, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही हमारे लिए। हमारी ऑक्यूपेंसीज 90% पे रही और उसके चलते हमारी रिजॉर्ट इनकम ऑल टाइम हाई आई 10% बढ़ के। और तो और हमारे कमरों की जो तादाद है वो 5,005 हो गई है। 5,000 कमरे हमने क्रॉस कर लिए हैं। हमने एक रिजॉर्ट भी एक्वायर किया है जयपुर में 72 कीज का, और हमने 236 कीज का एक नया रिजॉर्ट गणपति फुले महाराष्ट्र में बीच साइड हमने रिजॉर्ट पे ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें
तो हमारे स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो EBITDA हमारा 101 करोड़ पे पहुंचा, 19% से ग्रो हुआ। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 55 करोड़ पे एक्सक्लूडिंग वन ऑफ्स, ये भी 19% पे ग्रोथ हुआ। सो हमारी ग्रोथ एक बहुत ही बेहतरीन रही एट स्टैंड अलोन लेवल। हमारी मेंबरशिप भी 23% से बढ़ी। ग्रोथ मेंबरशिप की एडिशन 4,700 के करीब आए। हमारा टोटल मेंबर बेस 2,86,000 हो गया है। और तो और हमारा अपग्रेड्स जो कि एक बहुत ही तरीका है, जिस तरीके से अगर आप देखें हमारे बिजनेस को, तो अगर हमारे मेंबर खुश हैं तो वो अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड हमारे 16% बढ़े और हाईएस्ट एवर अपग्रेड्स रहे हमारे। तो और हमारी मेंबरशिप सेल्स वैल्यू भी मैंने जैसे कि आपको बताया 23% से बढ़ी। तो ये एक मेंबरशिप सेल्स देखें, अगर आप रिजॉर्ट ऑक्यूपेंसी देखें, रिजॉर्ट की परफॉर्मेंस देखें और ओवरऑल प्रॉफिट्स की परफॉर्मेंस देखें, तो ये हमारा बेस्ट एवर क्वार्टर रहा हर तरीके से और हाईएस्ट एवर। अब जहां तक इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात है, आप ये जानते होंगे कि फिनलैंड और स्वीडन में हमारे ऑपरेशंस हैं, मेजॉरिटी फिनलैंड में। और आपको ये मालूम है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में इन्फ्लेशन काफी हाई है। उस इन्फ्लेशन के चलते वहां कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा लो है। और वैसे भी Q1 एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है हमारे फिनलैंड के ऑपरेशंस के लिए। तो उसके चलते अगर आप देखें तो वहां पर हम लोग मुनाफा नहीं कमा पाए। तो इसलिए आपने जो नेट प्रॉफिट की बात की कंसोलिडेटेड लेवल पे या इवन, बट अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे भी देखें तो करीब करीब हम लोग 8 करोड़ का प्रॉफिट दिए हैं। जरूर प्रॉफिट गिरा है, मगर उसका रीजन यही है कि वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा है फिनलैंड में, कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा पुअर है और Q1 सीजनली वीक क्वार्टर होता है। तो इसके चलते कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस थोड़ी सी हमारी आपने जो देखी, जो आपने कहा, वो आपको देखने को मिली। बिल्कुल। तो रूस और यूक्रेन वॉर का जो असर है वो यूरोप के कारोबार पर ज़रूर पड़ा है और हम वहाँ देख रहे हैं एक व्यापक रूप से वहाँ पर आपको लॉस हुआ है। क्या ये जो लॉस है, ये जो घाटा है, ये जारी रहने की उम्मीद है? अभी क्या वहाँ से संकेत मिल रहे हैं? और इंटरनेशनल और ख़ासतौर पे यूरोप का जो बिजनेस है उसको लेके अब जब इस सेटबैक के बाद आपकी प्लानिंग क्या है? अगर आप Q2 देखें तो मिड जून से हमारा सीजन शुरू हो जाता है, हॉलीडेइंग सीजन। Q2 की परफॉर्मेंस बेटर होगी Q1 से, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने काफी कॉस्ट कंट्रोल कर लिए हैं वहां पर, उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और तो और हमारी जो फोकस रहेगी कि कैसे हम इवन सीजनली वीक क्वार्टर्स में, हम देखिए अप्रैल में जून सीजनली वीक क्वार्टर होता है, मगर अब जब कोविड खत्म हो चुका है, अब हम इंडिया, चाइना और दूसरे जो एशियन कंट्रीज से और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज का ट्रैवल अप्रैल में जून में हम फिनलैंड में बढ़ाएंगे। उसके लिए हम फिनलैंड को प्रमोट करेंगे और उसके चलते हमको सीजनली वीक क्वार्टर्स की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी ये रहेगी कि सीजनली वीक क्वार्टर्स में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फोकस की जाए, ताकि लोग फिनलैंड में मिडनाइट समर सन देख सकें, नॉर्दर्न लाइट्स देख सकें। तो इन सब चीजों के लिए लोग वहां पर आएंगे और उससे हमारी प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। बाय द वे, मैं आपको एक चीज अच्छी न्यूज ये देना चाहूंगा कि इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद वहां पर टाइम शेयर सेल्स रोबस्ट है, क्योंकि लोग वहां पर सेकंड होम लेना चाहते हैं। इस समय सेकंड होम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस समय टाइम शेयर खरीद रहे हैं। और टाइम शेयर खरीदने की जो है उसके नंबर्स हमारे अगर आप देखेंगे तो टाइम शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी रही। ये सिर्फ स्पा होटल्स हैं जहां पर हमारी परफॉर्मेंस ऑक्यूपेंसी की वजह से अफेक्ट हुई। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स पर अगर बात करें तो एवरेज ऑक्यूपेंसी ग्रोथ ये आने वाले समय में आप कैसी देख रहे हैं? प्राइसिंग को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे? और क्योंकि आप बता रहे हैं कि काफ़ी जगह पर डिमांड अभी भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, तो क्या उसका आप एडवांटेज लेंगे और अपने पैकेज के प्राइस में बढ़ोतरी करने की कुछ योजना है आपकी? जहां तक हमारी मेंबरशिप के जो ऑप्शंस हैं, हमने एक 4 ईयर प्रोडक्ट भी लॉन्च किया इस क्वार्टर में, और जिससे कि हमारी मेंबरशिप सेल्स में बढ़ोतरी दिखेगी आगे आपको चल के। पैकेज की जो आप मेंबरशिप प्लान की बात कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं ऑलरेडी Q1 में, और वो नेचुरल है, क्योंकि अगर आप देखें होटल के रेट्स बढ़ रहे हैं। हमारे जो रिजॉर्ट्स में जो थोड़ा सा नॉन मेंबर्स आते हैं, जब हमारे मेंबर पूरा नहीं भर पाते हैं,
उसमें भी हमने रेट्स में बढ़ोतरी देखी है। तो डिमांड रोबस्ट है इस समय। हमारी ऑक्यूपेंसी जैसे मैंने आपको बताया 90% है। जुलाई में आपने देखा इतनी अनसीजनल रेन्स वगैरह भी हो गई एक जगह पे, और वहाँ हिमाचल वगैरह जैसे एरियाज पे, उसके बावजूद हमको 80% की उम्मीद है हमारी ऑक्यूपेंसी जुलाई में आएगी हमारे रिजॉर्ट्स की। ठीक है, बढ़िया है सर। एक आखिरी सवाल, ये बताइए कि मार्जिन को लेके आपका आउटलुक क्या कह रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि 16.5% से घटकर 13.5% के आसपास के मार्जिन आपने रिपोर्ट किए हैं इस क्वार्टर के। आगे आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं इसमें? अगर आप हमारे मार्जिन देखेंगे प्री पैंडेमिक टू नाउ, हमारे मार्जिन कम से कम 400-450 बेसिस पॉइंट बढ़ चुके हैं। इस क्वार्टर में भी आपने देखा होगा कि 40 बेसिस पॉइंट्स के करीब हमारे मार्जिन बढ़े। तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए 2-3 तरीके हम यूज कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम रेफरल सेल्स पे बहुत फोकस करेंगे, बिकॉज रेफरल सेल्स जो होती है वो लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आती है। अगर आप देखें कि हमारा रेफरल और डिजिटल इस समय 55% हमारी सेल जो है वो रेफरल डिजिटल के थ्रू आती है। तो ये एक हमारा जो फोकस है कि कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम करें थ्रू ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें रेफरल का एक बहुत बड़ा जोर रहेगा। दूसरा, हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है, रिजॉर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, वहां पर हमने सोलार लगा दिया है। 20% हमारी एनर्जी इस समय सोलार के थ्रू आ रही है और हम इसको 40% ले जाएंगे। उसमें हम और सोलार में लगाएंगे, सोलार प्लांट्स लगाएंगे। 22 रिसोर्ट्स में हमारे सोलार पैनल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सेविंग आ रही है। और हमारा प्लान ये है कि जहां तक प्रोडक्टिविटी का सवाल है, मैन पावर प्रोडक्टिविटी का, उसमें भी हम काफी इजाफा कर चुके हैं और आगे करते रहेंगे। तो अगर ये चीजें देखें, मैन पावर कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, और जो मैंने आपको पहले बताया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सब चीजों पे फोकस रहेगा, जिसके चलते हमारा मार्जिन इंप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो महिंद्रा हॉलीडेज गो ग्रीन, बढ़िया प्लान है सर आपका। बहुत खुशी हुई जान के भी, और उम्मीद करेंगे कि आपके नतीजे यहाँ से बेहतर हों। खैर, बहुत शुभकामनाएं और आपको, और बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज हम देख रहे हैं नतीजों के बाद लगातार दूसरे सत्र में ये शेयर प्रेशर में है। आज उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी 5-6 दिन से अगर हम शेयर को देखेंगे तो ठंडा पड़ा हुआ है। नतीजों के बाद थोड़ी सी गिरावट ही आई है। हालांकि ये शेयर नतीजों से पहले चला हुआ था, ठीक ठाक चला था, 350 रुपये के ऊपर भी गया था। लेकिन इस पर अब कपिल को जोड़ लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। कपिल, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले महिंद्रा हॉलीडेज के बारे में व्यू दीजिए, उसके बाद बाजार का सवाल आपसे पूछेंगे। महिंद्रा हॉलीडेज किसी के पास हो अगर, तो उसको क्या करना है? जी, महिंद्रा हॉलीडेज का चार्ट यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं तो रिजल्ट के चलते हमें पहले तो काफी एक अच्छा मूव देखने मिला हुआ है, लेकिन पिछले 5 से 6 के दिनों के सत्र में प्राइसेस में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है। काफी ज्यादा रेड कैंडल्स और टेल यहाँ पे बन रही है, लेकिन इसका ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट हम देखते हैं तो स्टॉक का बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा हुआ है और यहाँ से स्टॉक प्राइस में मोमेंटम भी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे नो डाउट थोड़ा सा एक टेम्पररी रिएक्शन लग रहा है, लेकिन अगर कोई निवेशक ने यहाँ पे होल्ड किया होता है तो यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने 271 का जो काफी टाइम पहले का जो लेवल था, काफी सालों तक वो एक लेवल एज रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा था, तो उस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन ऑफकोर्स इसको होल्ड कर सकते हैं। टेम्पररी थोड़ी सी वीकनेस आए तो 312 तक आ सकते हैं, तो जो मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो इसको होल्ड करना चाहिए। और थोड़ा सा डिक्लाइन करता भी है 312 के यहाँ पे, तो इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। गिरावट पर महिंद्रा हॉलीडेज को खरीद सकते हैं, जिनके पास हैं वो बने रहे शेयर में, ये सलाह कपिल की ओर से। कपिल, मार्केट्स में क्या करना है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि 19,800 का आंकड़ा फिर से पार हुआ है। बड़े जो शेयर हैं वो सपोर्ट देने काम कर रहे हैं, और कल की जो रिकवरी थी वो रिकवरी जारी है और आज बढ़िया तरीके से आगे बढ़ी है। निफ्टी बैंक से हालांकि उतना सपोर्ट नहीं है, फिर भी अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो खुशी होगी। ये बताइए कि आज के लिए दिन के लिए आप दायरा क्या देख रहे हैं, और क्या मौजूदा स्तर से भी लॉन्ग के मौके हैं, गुंजाइश है एक्सपायरी से पहले? ओके,
मार्केट में पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में हमें थोड़ा सा एक साइडवेज टू नेगेटिव जैसा माहौल देखने मिला था, लेकिन वो एक इंटरमीडिएट करेक्शन ही था। मार्केट ने अपने जो इंट्राडे के सपोर्ट लेवल है वो भी उन्होंने ब्रीच नहीं किए हुए थे। हमारा यानी 1-2 दिन पहले डिस्कशन हुआ था कि मार्केट जब 19,670, 19,650 के जब तक ऊपर में सस्टेन कर रहे हैं, तब तक मार्केट का शॉर्ट टर्म जोन पॉजिटिव में ही है। तो पिछले 1-2 दिन से हमने वही देखा है कि 19,670 का ही मार्केट लो बना के बाउंस बैक हमें देखने मिला हुआ है। खैर, आज तो लार्ज कैप स्टॉक्स में और कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से एक अच्छा मूव देखने मिला हुआ है। मार्केट 70,800 लेवल के यहाँ पे आ गई है, लेकिन इंट्राडे वाइज यहाँ पे कहां ना कहां पे 19,820 से लेके 19,850 का एक रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है। तो एक बाय की रिकमेंडेशन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अच्छा ही है, लेकिन जब ये आपका इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच हो जाता है तो थोड़ा सा और ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है। तो 19,820 के ऊपर थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी देखने मिले तो फिर से प्राइसेस का एक अपमूव हमें देखने मिल सकता है, और ये अपमूव जो हमारे प्रीवियस टॉप बने थे शॉर्ट टर्म के हिसाब से 20,000 लेवल के अराउंड, तो वहां तक का मार्केट का एक रीच हो सकता है। ठीक है, बाजार पर कपिल का ये व्यू। हमारे एक और एक्सपर्ट गौरांग शाह, दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। गौरांग, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। रेमेडीज को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिको रेमेडीज को ईयू की तरफ से जो जीएमपी सर्टिफिकेट है वो मिला हुआ है, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो सर्टिफिकेट है वो हासिल किया है इंडिको रेमेडीज ने। और चलिए इस पर एक नज़रिया ले लेते हैं। गौरांग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपसे ही इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या नजर आता है, कोई नज़रिया आपका विशेष इंडिको रेमेडीज पे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो विशेष टिप्पणी खरीदारी बेचने की या बने रहने की नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इतना मैं बिल्कुल कह सकता हूं, ये जो क्षेत्र है फार्मा क्षेत्र, इसके लिए इस प्रकार के प्रमाण पत्र मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है पिछले बहुत ही नजदीक के इतिहास में कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिनको रेड फ्लैग किया गया था, जहां तक उत्पादन करने की जो व्यवस्था है उसको लेकर के, कुछ रिकॉल को लेकर के, और कुछ कमियां जो कर्मचारी काम करती हैं उनके अनुभव को लेकर के। और अगर आप इस क्षेत्र में काम करते हैं, दवाई उत्पादन करने में या बनाने में, जो कि लाभदायक होता है लोगों के लिए अगर किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता इन्होंने प्राप्त की है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के। फिर से मैं वही कहूंगा कि इस क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं उस पर आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और जब भी मौका मिले तब आपको उन सब मजबूत कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो और भी कंपनियां हैं वहां पर आप नज़र रख सकते हैं इंडिको रेमेडीज पर। ये राय। अब आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन के जरिए कमाई करने के लिए हम आपके लिए रोज हर घंटे एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपके सामने लाकर रखते हैं। तो चलिए रुक करते हैं उस सेगमेंट का, ऑप्शंस का चैंपियन। और रोज की तरह ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग पूजा। यहाँ पे आज की स्ट्रैटेजी जो हमारी रहेगी वो इंडस बैंक में रहेगी। स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे एक अपवर्ड राइजिंग चैनल बना रही है, तो इसे हम कॉल के जरिए ट्रेड करेंगे। जो 1420 का कॉल ऑप्शन है ऑगस्ट सीरीज का, उसे हमें बाय करना है। आपको बाय प्राइस जो है वो 50 के अबव रखनी है, तो 50 के अबव 1420 का इंडस बैंक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। इसका जो टारगेट रहेगा वो 40 का टारगेट जो है वो इसका 64 से 70 के बीच में रहेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 40 का बनता है। लॉट साइज इसका 500 है, तो इसके लिए इसका जो मैक्स पेन है वो आपका 5,000 तक का रहेगा, और जो अधिकतम मुनाफा है वो आपका 10,000 तक का रहेगा। ओवरऑल मार्जिन रिक्वायर्ड जो है वो 25,000 का है। ठीक है, तो ये है व्यू इंडसइंड बैंक पर 1660 का कॉल खरीदिए, 28 रुपये 30 के आसपास मिल रहा है। टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया है। थैंक यू सो मच ध्वनि, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप कहीं, ये बेहतरीन रणनीति इंडसइंड बैंक पर। बढ़ते हैं, आज एक खास मेहमान से हम बात कर रहे हैं अर्निंग्स रिलेटेड, लेकिन न्यूज़ में भी काफ़ी रह चुकी हैं, और वो बाजार का पसंदीदा स्टॉक है डेल्टा कॉर्प की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट हार्दिक देबर जुड़ रहे हैं आज बात करने के लिए। हार्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश पे आने के लिए। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है तो अच्छा लग रहा
हार्दिक, सबसे पहले बिजनेस मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। हमने देखा आपके क्वार्टरली रिजल्ट में करीब 20% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। अलग अलग सेगमेंट्स में किस तरह का बिजनेस मोमेंटम चल रहा है? अभी मैं हाल ही में गोवा होके आया था और आपके सारी फैसिलिटीज में तो पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। धन्यवाद अजय, आपने हमें निमंत्रित किया आपके चैनल के माध्यम से आपसे बात करने के लिए। हाँ, काफी समय हो गया आपसे मुलाकात किए हुए, तो अच्छा लग रहा है आपको देख के और आपसे बात करके। जहां तक बिजनेस का सवाल है अजय, जैसे आपने कहा, गोवा एज अ डेस्टिनेशन काफी प्रचलित हो चुका है, काफी पॉपुलर हो चुका है, और हर किसी को आप पूछे तो वो गोवा जा रहा है या गोवा हॉलिडे के लिए जा रहा है या कुछ ना कुछ ऐसे सुनने में आता है। तो इस वजह से ये जो सारा विजिटेशन है हमारा, वो काफी स्ट्रांग रहा है। पिछला साल जो हमारे लिए था वो बहुत ही बेहतरीन साल रहा हमारे लिए, जैसे आपने नतीजे देखे होंगे, सालाना नतीजे। और ये वो जो दौर है वो ये पहली तिमाही में भी आपको नजर आ रहा है। और मैं काफी खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जो जुलाई का महीना है उसका जो रुझान है वो भी यही दर्शाता है कि दूसरी तिमाही जो है वो पहली तिमाही के मुकाबले बेहतर हो सकती है। तो कसिनो का जो ऑफलाइन गेमिंग का जो हमारा बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग और रोबस्ट है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हाँ, हालांकि अभी काफी कुछ माहौल बना हुआ है ये जीएसटी को लेके, लेकिन मेरा ये बहुत ही दृढ़ता से मानना है कि ये सारा जो है वो कहीं ना कहीं राज्यों के माध्यम से, जहां पर ये कसिनो गेमिंग इंडस्ट्री मौजूद है, क्योंकि कसिनो से जो कंट्रीब्यूशन जाता है राज्य के राजस्व में वो काफी मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने भी एक रिप्रेजेंटेशन किया है काउंसिल को और वित्त मंत्रालय को, और हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं बातचीत करने का, राजस्व सचिव से मिलना या वित्त मंत्री को लिखना, वो सब काम जारी है। तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से ये सारा हो रहा था या हो रहा है, और इंडिया में भी जिस तरह से जीएसटी लागू हो रहा था 2017 से पहले, सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स का जो दौर था, और 2017 से जब तक ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तब तक तो सारा बहुत ही क्लियर है हमारे हिसाब से कि ये इसका जो अल्टीमेट आउटकम, जिसको नतीजा बोला जा सकता है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही आने वाला है। हमें भी यही उम्मीद है कि एक विन विन सिचुएशन इंडस्ट्री को भी और गवर्नमेंट के बीच में निकाल ली जाए, ताकि इंडस्ट्री के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ ना आए कि इंडस्ट्री टेक ऑफ ही ना कर पाए, जो फीडबैक हमें मिल रहा था। हार्दिक, आपके ऑनलाइन गेमिंग डिवीजन का क्या हाल है? अभी बाजार उस पर बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था, आपका उधर आईपीओ के भी कुछ प्लान्स बन रहे थे, उसके बारे में कुछ बताएं। अजय, जैसे आपने कहा, विन विन सिचुएशन वाली जो बात कर रहे हैं वो मेरा नहीं बल्कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी का और सारे देश का ये मानना है कि सरकार की नीतियां जो है वो उद्योग को बढ़ावा देने की तरफ है, उद्योग को सपोर्ट करने की तरफ है। और माननीय वित्त मंत्री ने भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि सरकार का ये आशय कतई नहीं है कि किसी व्यवसाय को या किसी उद्योग को हानि पहुंचे या वो बंद हो जाए। तो अगर ये सारी चीजों को मद्देनजर रखें तो ये तय मेरे हिसाब से तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सोल्यूशन तो आ जाएगा। रही ऑनलाइन गेमिंग की बात, तो मैं एक ही छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने पहले भी कुछ एक फोरम्स में ये उदाहरण दिया है, और मेरा ये बहुत ही दृढ़ता से मानना है कि यदि हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे किसी ब्रोकर कम्युनिटी से आप कंपेयर कर लीजिए, ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहा हूं, तो ब्रोकर के वहां जब कोई कस्टमर आता है और वो किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, चाहे वो 1000 रुपए के खरीदे या 10,000 के खरीदे या 10 लाख के खरीदे या 10 करोड़ के खरीदे, ब्रोकर का टर्नओवर तो केवल वही होता है जो वो ब्रोकरेज चार्ज करता है, ना कि 10 करोड़ के शेयर खरीदे गए वो उसका टर्नओवर होता है या वो उसकी आय होती है। तो इसी प्रिंसिपल, ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो तो केवल एक जरिया है जहां पे लोग आके अपना स्किल दिखाते हैं,
जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज कोई अच्छा शेयर पिक करता है, कोई बुरा शेयर पिक हो जाता है गलती से, तो उसी तरह से यहाँ पर भी लोग अपना स्किल दिखाते हैं, सब अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक द ब्रोकरेज हाउसेज, वो एक ब्रोकरेज फी या कमीशन चार्ज करता है। तो जो प्लेटफॉर्म की आय है वो केवल और केवल वो कमीशन है। तो जीएसटी तो उसी पे लग सकता है जो मेरी आय है और जो सर्विस प्रोविजन के सामने मुझे कंसिडरेशन मिला। तो ये मेरा मानना है कि इस पे भी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। काफी कुछ लोगों ने, चाहे वो गेमिंग कंपनियां हो, चाहे वो इन्वेस्टर कम्युनिटी हो, पहली बार मैंने ये देखा कि इन्वेस्टर कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को। तो सबों ने मिलके ये रिप्रेजेंटेशन दिया है राजस्व सचिव को, वित्त मंत्रालय को, और मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने आगे भी कहा कि वित्त मंत्री का जो स्टेटमेंट था वो हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव ही निकल आएगा इसमें। ऑल राइट हार्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और ये सारी चीज़ें ठीक से समझाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आपकी इतनी यूनिक कंपनी है और यूनिक स्टॉक है और पसंदीदा है कि जिस दिन वो न्यूज़ आई थी और जो नीजक रिएक्शन आया था बाजार में, उस डिक्लाइन के बाद वापस से लोगों ने उस मौका देखा, इनफैक्ट उसको भी एक मौके की तरह देखा, और स्टॉक आज भी अच्छा कर रहा है। और अब आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक, आपसे अगले क्वार्टर वापस से मुलाकात होगी। आज बात करने के लिए धन्यवाद। डेल्टा कॉर्प अजय 175 के आसपास गया था शेयर, ये जी हाँ, रिकवर तो कर रहा है, लेकिन जो उम्मीद करके चल रहे हैं हार्दिक ढेबर जी, शायद वो होगा नहीं, क्योंकि परसों ही प्रकाश एक खबर लेकर आए थे, एक्सक्लूसिव खबर थी कि फिनमिन इसको बिल्कुल रिव्यू करने के मूड में नहीं, 28% को इम्प्लीमेंटेशन के तरीकों पर विचार कर सकता है शायद, बट इसको रिव्यू नहीं करेगा अब। तो अच्छा, एक और बात यह आएगी कि हमें देखना पड़ेगा कि ये पास ऑन होता है या कितना इम्पैक्ट आता है उनके फाइनेंशियल्स के ऊपर। करेक्ट। ये मुझे लग रहा है कि चंद्रशेखर जी ने तो कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है ना कि शायद इसको रिव्यू करिए, या उसके बाद की खबर बता रहे हैं। परसों की खबर है ये, परसों की खबर है ये। देखते हैं, स्टॉक मार्केट ने तो रिकवर कर लिया है स्टॉक मार्केट उसने नीजक रिएक्शन को रिव्यू कर लिया है। अब एक्चुअली डिसीजन रिव्यू होता है नहीं, ये आगे देखा जाएगा और बाजार कैसे रिएक्ट करेगा इम्पैक्ट पे। नंबर से वैसे ठीक ठाक है, थोड़ा मार्जिन 20% प्रॉफिट ग्रोथ है, थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर है। 35% मार्जिन कितने धंधों में होता ही है, बट 35% मार्जिन। हाँ, लेकिन anyways, बाकी आंकड़े ठीक है। एक सर एक व्यू ले लेते हैं। गौरांग हमारे साथ हैं। गौरांग, आप डेल्टा कॉर्प को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ से भी शेयर में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि 200 रुपए के ऊपर का शेयर था, वहां से गिरा, 175 के आसपास गया, वहां से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर आया, और नतीजे जो आए हैं वो ठीक ठाक ही हैं। आपने मैनेजमेंट को भी सुना, आपका क्या व्यू बन रहा शेयर पर अब? देखिए, विशेष टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं, अभी जब अजय और मैनेजमेंट के साथ बातचीत हो रही थी और 35% मार्जिन अगर इनका है, और जाहिर है जिस प्रकार की व्यवस्था है और जिस प्रकार के नए एसेट्स ये खोलने की बात कर रहे हैं आने वाले समय में, तो कारोबार तो अच्छा करेगा ही करेगा। ठीक है, कुछ दिक्कत या अटकलों को लेकर के या फिर सरकार के तरफ से जो नीतियां हैं, जहां तक कर का सवाल है, यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर का सवाल है, उसको लेकर के जैसे आप भी बात कर रहे थे, जो रिएक्शन आना था वो तो आ चुका है। कंपनी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है इस क्षेत्र में, और इनके मुकाबला करने के लिए लिस्टेड एंटिटीज में से ऐसा कोई नाम मेरे सामने तो नहीं आ रहा है जिसकी मैं तुलना कर सकूं। कंपनी अच्छी है, नई प्रॉपर्टीज खुल रही है, और अगर इसी प्रकार से इनकी आंकड़े तिमाही नतीजे के या साल 10 साल के रहे तो जाहिर है बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो सकती है, लेकिन कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू डेल्टा कॉर्प पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है, और इस बीच व्हाट्सएप पर सवाल आया है रायपुर से। टीडी राव जी ने सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, LNT है पहला तो, और M&M पे सवाल है। LNT के 25 शेयर्स इन्होंने 1500 पर लिए हुए हैं और अच्छे मुनाफे में हैं। LNT ने आज कल बोर्ड की बैठक भी हुई थी जिसमें कि बायबैक को मंजूरी दे दी है, और इसका जो प्राइस है वो 3000 के आसपास तय हुआ है। तो अच्छे मुनाफे में है ये, करीब 29 से 30,000 का मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है। कपिल, क्या सलाह देंगे? LNT पर 1500 पर इन्होंने एंट्री की थी, वहां से तो काफी चल चुका और लॉन्ग टर्म निवेशक मालूम पड़ रहे हैं। LNT में अभी भी होल्ड करना चाहिए इन्हें?
जी, बिल्कुल एल&टी पे होल्ड करना चाहिए क्योंकि जैसे ही हम कैपिटल गुड्स की साइकिल देख रहे हैं कि काफ़ी स्टॉक्स अच्छे से मूव कर रहे हैं और जबकि एल&टी खुद ही एक बायबैक की वैल्यूएशन 3000 लेवल पे रख रहा है और टेक्निकली कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हमें देखने मिल रहा है, तो इस स्टॉक को ऑफ कोर्स होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने होल्ड किया हुआ स्टॉक को वैसे तो वो इन्वेस्टर ही मालूम पड़ते हैं। तो स्टॉक का एक कहाँ न कहाँ पे एक सपोर्ट लेवल इसका 2400 के लेवल के यहाँ पे आता है। हालाँकि इसकी टेस्ट करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट स्टॉक की कंडीशन के हिसाब से और अनाउंसमेंट के हिसाब से, लेकिन 2400 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के स्टॉक को होल्ड करें, काफी अच्छा मूव इसमें आते हुए देखने मिल रहा है। हम्म, ठीक है। इस बीच कपिल, एक बार आप श्री सीमेंट की भी चार्ट चेक करिएगा। अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए और नतीजों के बाद स्टॉक में 2% तक की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। नतीजे आपके सामने रखते हैं। आय में अच्छी बढ़त आई है। आय 4181 करोड़ से बढ़कर लगभग 5000 करोड़ के आय के फिगर्स आए हैं और मुनाफे में भी हम देख रहे हैं कि मुनाफे में भी काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अन्य आय से सपोर्ट मिला है यहाँ पर कंपनी को। कामकाजी मुनाफा 818 करोड़ से बढ़कर 932 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। तो सीमेंट कंपनियां यहाँ पर नतीजे हम अच्छा देख रहे हैं और काफ़ी शानदार नंबर्स आय के फ्रंट पर। मार्जिन में भी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्पेशली कामकाजी मुनाफा यहाँ पर अच्छा बढ़ा। एक एक करके नंबर्स आ रहे हैं और स्टॉक अब 2% ऊपर आ चुका है। कपिल, चार्ट्स देखकर बताएंगे। नतीजों में काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंबर्स एक एक करके आ रहे हैं, बट चार्ट्स कैसा लग रहा है आपको श्री सीमेंट के? जिनके पास ऑलरेडी है उन्हें अभी क्या करना चाहिए, जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए ले लिया हो? जी। श्री सीमेंट का आप एज ए सीमेंट स्टॉक श्री सीमेंट को देखो या फिर एंटायर पैक को देखते हैं तो सीमेंट स्टॉक्स ने इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ खास अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया हुआ है। हालांकि एक ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन भी नहीं देखने मिला हुआ है। श्री सीमेंट की और देखते हैं तो स्टॉक अपना मोमेंटम में तो इतना अच्छा नहीं रहा हुआ है, लेकिन एक टाइम वाइज करेक्शन में जरूर रहा हुआ है। काफी टाइम से स्टॉक 23,000 नीचे में और 26,500 के लेवल ऊपर में ट्रेड कर रहा है। अभी ये स्टॉक अपने लोअर बैंड ऑफ द कंसोलिडेशन पैच पे चल रहा है, तो लोअर बैंड पे है तो वहां और आज रिजल्ट्स भी आए हैं, कुछ नंबर्स भी अच्छे देखने मिल रहे हैं और यहाँ से रिवाइव भी हो रहा है, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इस स्टॉक का स्टॉप कहाँ पे 22,500 ऑन सेफर साइड रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इतना जल्दी मोमेंटम तो नहीं आएगा, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन इस स्टॉक को अभी भी होल्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विस्तृत नजरिया श्री सीमेंट पर आता हुआ। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अजय महाराष्ट्र से। अजय नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं अजय बात कर रहा हूँ। मेरा बैंक ऑफ इंडिया का होल्डिंग है सर 3,400 शेयर का। तो मेरे को आने वाले 2 महीने में कैसा फ्यूचर है जानना था। किन लेवल्स पे लिया था आपने? मैंने 80 रुपीज पे लिया था सर उसको। ठीक है, आगे नजरिया आपका लंबा है? हाँ, लंबा नहीं है, मेरे को शॉर्ट टाइम के लिए देखना है। 2 या 3 महीने में उसका फ्यूचर कैसा है, इसके लिए मेरे को पूछना है। ठीक है, ठीक है। चलिए गौरांग सर आपके पास ही आते हैं, बताएं आपका खास नजरिया इस पे। तो वित्तीय क्षेत्र में खास करके जो सरकारी बैंक्स की परिस्थिति है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सुधार देख रहे हैं जहां तक आंकड़ों का सवाल है। लेकिन जहां पर इनका निवेश है बैंक ऑफ इंडिया में, इस बैंक में हमारी बिकवाली की राय है, अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं और सरकारी बैंक ही इनको पसंद है तो हमारी राय में बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों में से कोई भी एक बैंक पसंद कर सकते हैं, बशर्ते कि इनका नजरिया थोड़ा बहुत लंबी अवधि का। और मैं इनको यही राय दूंगा कि अगर ये अपना नजरिया थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आंकड़ों में हम परिवर्तन देख रहे हैं उसका एक सकारात्मक सा असर शेयर के भाव में जो आएगा वो लंबी अवधि में आपको बहुत ही बेहतरीन आता हुआ दिखेगा। लेकिन इनको एक चीज करनी पड़ेगी कि बैंक ऑफ इंडिया में से निकल करके बाकी जो अन्य 3 नाम मैंने दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें अगर ये परिवर्तन करते हैं तो लंबी अवधि में इनको जो मुनाफा होगा, अगर आप तुलना करते हैं तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा बेहतर मुनाफा आपको इन सब बैंकों में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया से स्विच करने की सलाह है गौरांग की। आगे बढ़ेंगे, गुजरात से नटवर लाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। और नटवर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार, मेरे पास HAL शेयर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 12 शेयर 1200 रुपए के भाव पर। 12 इश्यू भाव 1200 रुपया से 12 से। क्या बात है सर, शेयर थोड़े आपने कम ले लिया, अफसोस होता होगा आपको थोड़ा सा?
इश्यू में इश्यू के साथ कमीशन। और मैं कह दूसरा रहा है हूँ कि पेंट टेक्नोलॉजी। आपको कहीं अफसोस तो नहीं होता कि शेयर हमने कम क्यों लिए, थोड़ा ज्यादा ले लिए होते? और इश्यू में लगा था ये 12 शेयर ही लगा था। अच्छा ठीक है ठीक है। 1200 के भाव पर 12 शेयर एचएल, अगर हम इसको देखें तो साल भर में ये शेयर डबल हो गया है। अगर हम 5 साल में देखेंगे तो 5 गुना हुआ है शेयर ये। तो एचएल की ग्रोथ स्टोरी को लेकर किसी को शक नहीं। हाल फिलहाल उन्होंने अर्जेंटीना की सरकार के साथ अभी करार भी किया है, कुछ दिन पहले की खबर है। गौरांग सर, आपसे ही व्यू चाहेंगे। एचएल समेत हम देख रहे हैं कि तमाम जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं। एचएल में अच्छी चीज़ है कि इसमें वैसी रफ्तार नहीं है कि बहुत ऐसी जो जस्टिफाई न कर पाए, धीरे धीरे करके शेयर चला है। क्योंकि हम देख रहे थे कि मझगांव डॉक या फिर और शिपिंग वाले शेयर, कोचिन शिपयार्ड, वो बहुत तेज रफ्तार चले हैं। एचएल की यहां से चाल आप कैसी देख रहे हैं? तो अभिषेक, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि आईपीओ में हमारी भी राय थी आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए, और मेरे ख्याल से पिछले साल 1.5 साल में सभी सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों ने बहुत शानदार रुझान दिया है, और बाजार से बेहतर चाल सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों ने मुनाफा खड़ा करके दिया है। अर्जेंटीना से तो ऑर्डर आया, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो सेवाएं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उपलब्ध कराती है हमारी वायुसेना को, वो ध्यान में रखते हुए, और ये भी चीज ध्यान में रखते हुए कि जो इनका लड़ाकू विमान था तेजस MK1, उसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये नए अवतार में तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान बहुत जल्द आपको आता हुआ दिखेगा, और ये रिप्लेस करेगा जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान है हमारी वायुसेना के पास उसको, क्योंकि उनकी अब उम्र हो रही है। दूसरी तरफ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड नामक ने भी काफी बड़े बड़े करतब दुबई में जो एयर शो हुआ था वहां पर दिखाए थे। ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम और मजबूत है, और इस प्रकार के अगर बड़े बड़े ऑर्डर्स हमारी वायुसेना के तरफ से और बाकी विदेशी देशों के तरफ से अगर इस कंपनी को मिलता है, तो जाहिर है वो लंबी अवधि में जो एग्जीक्यूशन होगा ये ऑर्डर का, वो तब्दील करेगा बेहतर आय और मुनाफे में। अगर जल्दबाजी नहीं है, समय और दे सकते हैं, जो कि मैं मानता हूं, अगर इनके पास बहुत ही निचले स्तर पर, मेरे ख्याल से आईपीओ के स्तर पर ये शेयर है, तो आप निश्चिंत होकर के इसमें बने रहें। ठीक है, तो एचएल आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलरेडी अच्छा मुनाफा हो रहा है और अभी भी होल्ड करने की राय। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से सुदीप जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैडम, मेरे पास इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 15,000 शेयर्स हैं 24 रुपए पे, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से लिया था मैंने। अच्छा, चलिए, तो इसको कब तक? आपको काफी अच्छे लेवल पर एंट्री ली है जी, काफी अच्छे लेवल पर एंट्री ली। आज भी स्टॉक IRFC का 4% ऊपर है। इनफैक्ट हमने रेलवे स्टॉक्स में देखा भी है, अच्छा रनअप दिखा। और IRFC की अगर एक बार बात करें तो पिछले 1 साल में हम देख पा रहे हैं कि 75% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार रनअप दिखा है IRFC में, और इस वक्त अपने हाइस के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। क्या सजेशन होगा आपका गौरांग, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, IRFC पर बने रहने की सलाह देंगे या फिर मुनाफा लेकर निकल जाए? मुनाफा भी इनको अच्छा खासा हो रहा है स्टॉक में, संख्या भी काफी अच्छी है इनके पास, और निवेश का स्तर भी काफी सुरक्षित स्तर है। सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों का भविष्य हमें काफी उज्जवल लग रहा है, जहां पर IRFC जैसी कंपनियां भी मौजूद है, जहां पर IRCTC जैसी कंपनियां भी मौजूद है, टीटागर वैगन जैसी कंपनियां जो कि कोचेस उत्पादन करने का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट कोचेस, जो कि आज की तारीख में बहुत बड़ी मांग है। और अगर हम भारतीय रेल से, भारत रेल मंत्रालय से जो टिप्पणियां आई हैं, सरकार की तरफ से जो टिप्पणियां हैं कि आने वाले समय में भविष्य में कुल मिलाकर के 400 वंदे भारत ट्रेन भारतीय जो नेटवर्क है रेल की उसमें दौड़ती हुई नजर आएगी। जो भी कंपनियां सक्षम और मजबूत है इस क्षेत्र से जुड़ी हुई भारतीय रेल से, उनको बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिलेगा,
और इनकी जो वित्तीय परिस्थिति है उसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको होता हुआ दिखाई देगा। मेरी राय ये होगी कि आपको इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो मजबूत कंपनियां हैं वहां पर आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। इनका निवेश काफी निचले स्तर पर है, संख्या भी काफी अच्छी है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल बता सकता हूं कि इस कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक खास नजरिया IRCTC पे गौरांग जी की ओर से आता हुआ। चलिए अगले जो निवेशक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। ब्रिजेश कुमार हैं रांची झारखंड से, और ट्विटर के जरिए उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इन्होंने पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के 75 शेयर लिए हैं। 706 के लेवल पर इनकी खरीदारी है। कपिल आपके पास आएंगे। अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की है और अच्छा खासा मुनाफा भी इनको हुआ है। आज भी हम स्टॉक देख रहे हैं लगभग 4% ऊपर है, और पिछले 5 दिनों में भी 7.25% ये स्टॉक ऊपर गया है। क्या होगा नजरिया पीरामल एंटरप्राइजेस पे? जी, पिछले कुछ दिनों में पीए वाला हमने जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांजेक्शन दिखा था, तो उसके बाद में स्टॉक प्राइस एक काफी अच्छे मूव में है ऊपर में। कोई भी और जिसका बॉटम बना हुआ था, हालांकि ये डीलिस्टेड एंटिटी थी तो चार्ट थोड़ा सा डिस्टोर्टेड है यहाँ पे, लेकिन ये स्टॉक का जो रुझान ऊपर की तरफ आया हुआ है वो कहां ना कहां पे जो उसके प्रीवियस बॉटम थे 650 के लेवल के, तो यहाँ पे बंधा हुआ आ रहा है। टेक्निकली हम इसको डबल बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि काफी एक हेल्दी साइन होता है। ऊपर में एक पॉजिटिव साइन हम बोल सकते हैं। स्टॉक ने फिलहाल ही जो उसके काफी टाइम के पहले के बैरियर थे 912 के लेवल पे, 980 के लेवल पे, तो इन सारे बैरियर को काफी स्मूथली ऊपर में क्रॉस किया हुआ है। तो स्टॉक में होल्ड करने की राय बिल्कुल रहेगी यहाँ पे। और स्टॉक की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हम देखते हैं तो करंट लेवल से काफी ऊपर के लेवल पे इसके रेजिस्टेंस लेवल आते हैं। तो लेट्स से कि अभी 1144 के लेवल पे चल रहा है, तो 1215 1220 की यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने मिल रहे हैं। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 1215 के अपसाइड पोटेंशियल के लिए। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइजेस पर ये व्यू। लेकिन BHEL को लेकर खबर आ रही है कि 600 मेगावाट का मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा कर लिया, उसको कमीशन कर देंगे। अब ये 100 रुपये के आसपास ये शेयर आकर ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर निकला है, और आज ये 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी है। हमने BHEL को बहुत तेज़ी से चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन 100 रुपये का आंकड़ा ये देखिए अच्छा लग रहा है कि 3 डिजिट में ये शेयर पहुंचा है। गौरांग जी, BHEL को लेकर आपका क्या व्यू है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स में बाइंग है, कंस्ट्रक्शन वाले शेयर चल रहे हैं। लगता है कि ये जो स्पेस ही आकर्षक बना रहेगा। BHEL कितना प्लेस्ड है आगे और चलने के लिए? अभिषेक, एक उम्र बीत गई और आंखें तरस गई थी ये आंकड़ा देखने के लिए 3 डिजिट का, और एक लंबे अरसे बाद ये फिर से उस मुकाम पर पहुंचा है। अच्छा लगता है। फिर दूसरी बात, एज अ डिस्क्लोजर, BHEL पर हमारी खरीदारी की राय है। और एक दौर ये भी था अभिषेक कि जब हम कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग की बात करते थे और तुलना करते थे, तो अक्सर L&T और BHEL की हम तुलना करते थे, लेकिन फिर ऑर्डर बुक मजबूत होने के बावजूद एग्जीक्यूशन नकारात्मक परिस्थिति के होने के कारण शेयर्स बहुत तीव्र गति से नीचे लुढ़का BHEL का, और अब सुधार हो रहा है धीरे धीरे करके। और मैं ये भी मानता हूं अभिषेक के ये जो क्षेत्र है ऊर्जा उत्पादन करने का, सरकार के तरफ से घोषणा हुई थी कि आने वाले 3 या 4 सालों में या 5 सालों में 360-370 गीगावाट्स बहुत बड़ी क्षमता होती है अभिषेक, और वो ज्यादातर नई ऊर्जा उत्पादन करने की जो होगी वो वायु से होगी और सूर्य से होगी, यानी कि सोलर एंड विंड एनर्जी अलॉन्ग विद कन्वेंशनल ऑफ कोर्स हाइड्रो वगैरह। यहाँ पर इस सब कंपनियों की जो अनुभव है इनका और कामकाज है वो काम आएगा। 100 रुपए के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। मैं जल्दबाजी करके यहाँ पर एक साथ पूरी पूंजी निवेश करने की तो राय नहीं दूंगा, लेकिन हाँ 30-40% हिस्सा आप इस स्तर पर निवेश कर सकते हैं, और भविष्य में अगर करेक्शन आता है इस स्टॉक में या फिर शेयर बाजार में, तो निचले स्तर पर आप बिल्कुल और जोड़ सकते हैं। ठीक है, BHEL को लेकर ये भी, और जैसा कि गौरांग जी भी कह रहे हैं कि आंखें तरस गई थी ये लेवल देखने के लिए, और एक ज़माना था वाकई जब हम BHEL को L&T के साथ तुलना करते थे। लेकिन आज L&T एक अलग मुकाम पर है, क्योंकि अगर हम ऑर्डर बुक की भी तुलना करें तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक BHEL की है, और L&T की बात करें तो 4 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक L&T की है। आज तो खैर L&T में जो बायबैक की खबर है उससे शेयर को भी सपोर्ट मिल रहा है, 4% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन बाजार को सपोर्ट देने में अहम योगदान है बाजार के एक और दिग्गज, इनफैक्ट सबसे बड़े दिग्गज रिलायंस का।
फिर से बड़ी डील की तैयारी है और उसके चलते शेयर में हम 2.25% की तेजी देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल में $1 बिलियन का निवेश कर सकती है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हमारे साथ। सौमित, बताइए क्या खबरें हैं? न्यूज़ रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल वेंचर, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटेल आर्म है, इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। अब वो करीब $1 बिलियन इन्वेस्ट कर सकती है 1% स्टेक के लिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो रिटेल आर्म है उसका पूरा वैल्यूएशन करीब $100 बिलियन का बैठ रहा है, जो कि करीब 8.2 लाख करोड़ रुपीज़ होता है। अब ये सेकेंड राउंड ऑफ फंड रेजिंग होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिलायंस रिटेल वेंचर्स में। 2020 में उन्होंने करीब 10.5% स्टेक डाइवेस्ट किया था और तब का वैल्यूएशन करीब $62.4 बिलियन था और अब का वैल्यूएशन करीब $100 बिलियन हो रहा है, जो कि करीब 60% हायर है। अब 2020 से लेके अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिटेल आर्म के स्टोर्स तो रैंप अप किए ही है, उसके साथ 25 से ज़्यादा एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको भी काफ़ी रैंप अप किया है, जिसे हम जियो मार्ट्स के नाम से जानते हैं। अब वैल्यूएशंस कैसे है इस $100 बिलियन का अगर आप देखते हैं तो जो रिसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स से माइनॉरिटी शेयर होल्डर से जो बायबैक किया था शेयर, उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो एट पार है और ब्रोकरेजेस के साथ भी अगर आप देखते हैं तो वैल्यूएशन लार्जली एट पार है। अब कुछ ब्रोकरेजेस है स्ट्रीट में जो रिटेल आर्म को करीब 125 से 130 बिलियन US पे वैल्यू करते हैं, बट ऑन एन एवरेज वैल्यूएशन जो है वो 102 बिलियन US का ही है। अब इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आगे चल के शायद और भी इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं रिटेल आर्म में, क्योंकि 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म में भी अपना स्टेक बेचा था, बट तब 33% स्टेक बेचा था जियो प्लेटफॉर्म्स पे, बट रिलायंस रिटेल वेंचर में सिर्फ 10.5% स्टेक बेचा था। और इस नए राउंड ऑफ फंड रेजिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आगे चल के जल्द ही रिलायंस रिटेल वेंचर्स का लिस्टिंग भी देखने को मिल सकता है आगे चल के। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइसेस पे नज़र रखिएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइसेस पर नज़र रखिए और इस खबर के बाद जो है वो स्टॉक में तेज़ी नज़र आ रही है। चलिए अपने दोनों ख़ास एक्सपर्ट्स कपिल जी और गौरांग जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ख़ास सलाह देने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर AS मेहता ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि आगे पल्प खुद तैयार करेंगे, जिसमें पल्प के इंपोर्ट में 70% तक कटौती करेंगे। देखिए, ये जो एक्सपांशन का जो हम लोगों ने कल बोर्ड ने अप्रूव किया, जिसको हमने अनाउंस किया है, ये पैकेजिंग बोर्ड के लिए एक स्पेशल कैटेगरी का पल्प होता है। वो अभी तक हम नहीं बना रहे थे, उसकी पल्प मिल अलग है, उसकी प्रोसेस अलग होती है, जिसको मैकेनिकल पल्प बोलते हैं। तो ये जो पल्प अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे और अब ये जो पल्प मिल लगेगी तो अभी भी कुछ मैकेनिकल पल्प तो हम कंटिन्यूसली इंपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जितना इंपोर्ट हो रहा था उसका 70% करीब करीब अब हम यही बना लेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है पैकेजिंग बोर्ड के लिए, वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा और इससे हम जो पल्प की प्राइस वॉलेटिलिटी जो होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उससे बच जाएंगे। ये करीब 1,25,000 टन की पल्प मिल लगेगी और 650 करोड़ हमने जो इसको बताया है, इसमें 100 करोड़ GST है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें क्रेडिट मिल जाएगा। सो ओवरऑल नेट ऑफ GST ये 550 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन कैश फ्लो की नीड 650 करोड़ की होगी। इसमें से करीब 400 करोड़ हम अपना इंटरनल एक्रूवल से लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट फंड अवेलेबल हैं, और बाकी एक छोटा सा लोन हम सोच रहे हैं, इसके लिए कुछ टाई अप कर लेंगे। हमारी जैसी कंपनी के लिए इतना छोटा सा लोन के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी से भी अरेंज करना। ठीक है, जेके पेपर के मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे, कुछ अच्छे प्लान्स इनके, और कल हमने नतीजे जब आए थे तो हमने देखा था कि मुनाफे में 18% का जंप था और 3 दिनों की गिरावट कल थमी थी और 7% के आसपास की तेजी कल हमने देखी थी। आज हल्की सी तेजी है, सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। मुझे, प्रशांत को और पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।